एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर आर बोथ इक्वल इफ। एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर आपस में बराबर तब होती हैं व्हेन रेट एट विच द वर्क इज बीइंग डन W/T इज कांस्टेंट। राइट, तो ए ऑप्शन तो इसका करेक्ट हो गया। ये बिल्कुल इस किस्म की स्टेटमेंट है कि आपसे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर तब होती हैं व्हेन द रेट ऑफ कवरिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट। या आपसे कहा जाए कि एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपस में बराबर तब होती हैं व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। राइट, ये उसी किस्म की स्टेटमेंट है। तो अब जिस भी केस में रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कांस्टेंट, तो उस केस में हम कहेंगे कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपस में बराबर है। ए ऑप्शन तो ठीक हो गया। बाकी बी और सी ऑप्शन को हम देखते हैं। सी ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। सी ऑप्शन में है कि बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कांस्टेंट होगी। इफ द काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, इसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई ना कोई फ्रिक्शन वाली फोर्स एक्ट कर रही है। बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी है और फिर भी वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इस केस में वर्क इज बीइंग डन एट अ कांस्टेंट रेट। राइट, प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ना होती और फिर उसके ऊपर वर्क इज बीइंग डन एट अ कांस्टेंट रेट, तो फिर उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती। ये वो वाला सिनारियो है कि आपको नॉर्मली न्यूमेरिकल्स एफएससी में करने को मिलते हैं कि जिसमें आपको सिनारियो दिया जाता है कि एक बोट है जो पानी की सतह के ऊपर तैर रही है, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसका इंजन जो है कंटिन्यूसली फ्यूल बर्न कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की, स्पीड जो है बोट की, वो इंक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि सारा का सारा जो इंजन का फ्यूल है, इंजन का जो वर्क है, वो सारा का सारा एनर्जी ओवरकम करने में, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में यूज हो जाता है। तो कांस्टेंट रेट के ऊपर जो है वर्क किया जा रहा होता है, एनर्जी बर्न हो रही होती है, लेकिन स्पीड जो है बोट की इंक्रीज नहीं होती उस केस में। ये वही सिनारियो है। तो उस केस में पावर कांस्टेंट होती है, और पावर का उस केस में हम फार्मूला लेते हैं F.V। कांस्टेंट वेलोसिटी यहां पर पुट करते हैं और F की जगह हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पुट कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें वो पावर मिल जाएगी, और ये पावर कांस्टेंट ही होती है। तो सी ऑप्शन के केस में द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, अगर इस केस में कोई वर्क ना हो रहा था इस बॉडी के ऊपर, तो फ्रिक्शन की वजह से इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट ना रह पाती, कांस्टेंट से कम होती। और अगर इसके ऊपर जो वर्क है, वर्क इज बीइंग डन एट अ कांस्टेंट रेट, अगर ये कांस्टेंट रेट के ऊपर ना हो रहा होता, कभी ज्यादा होता कभी कम होता, तो फिर भी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना रहती, कभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती, कभी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती। राइट, तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, दिस इंप्लाइज कि उसके ऊपर जो वर्क हो रहा है वो कांस्टेंट रेट के ऊपर हो रहा है। ठीक है ना, तो चूंकि कांस्टेंट रेट के ऊपर हो रहा है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस ऑप्शन सी के लिए भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर आपस में बराबर होंगी। सो ऑप्शन सी को भी हम करेक्ट कंसीडर करेंगे। बाकी बच गया ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी को देखें कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन है नहीं, अपोजिंग फोर्स है नहीं, फिर भी अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर मूव कर रही है, तो इसका मतलब एक ही हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा। सो रेट एट विच द वर्क इज बीइंग डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज जीरो। ठीक है ना, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इन दिस केस इज जीरो, क्योंकि अगर वर्क हो रहा होता तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होनी थी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी थी, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, तो जितना भी हम वर्क करते वो सारा का सारा वर्क यूज हो जाता इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में, और वेलोसिटी उसकी फिर कांस्टेंट ना रह पाती, इंक्रीज होती। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन इसलिए हम यहां पर सेलेक्ट नहीं करेंगे। यहां तक ये एमसीक्यू सॉल्व हो जाता है एंड वी सेलेक्ट ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी वाला। लेकिन अगर आपको याद हो, आप एफएससी में एक चीज पढ़ते थे, मैं यहां पर स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मोशन विद कांस्टेंट स्पीड is a special case of motion with constant acceleration। ये स्टेटमेंट आपको कहीं ना कहीं, अगर आप पीटीबी से हैं तो पीटीबी में तो बाकायदा यही स्टेटमेंट है, और आपको कभी ना कभी ये स्टेटमेंट सुनने को मिली होगी कि मोशन विद कांस्टेंट स्पीड इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अब ये बात अजीब सी लगती है, नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है
तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन जीरो है। लेकिन ये जीरो एक्सेलरेशन को भी हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन कंसीडर करते हैं। क्यों? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर 10 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन है तो वो मुसलसल 10 मीटर पर सेकंड ही रहे, तो उसको हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इस केस में कांस्टेंट स्पीड से जब ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो इसकी एक्सेलरेशन जीरो है, 0 मीटर पर सेकंड, और वो मुसलसल 0 मीटर पर सेकंड ही रह रही है। ठीक है ना? तो हम ये भी कहेंगे कि इसकी एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। जीरो एक्सेलरेशन भी है, मुसलसल जीरो रह रही है, तो कांस्टेंट ही है, वेरिएबल तो नहीं है, चेंज तो नहीं हो रही, ना जीरो से ऊपर जा रही है ना जीरो से कम जा रही है। तो इसको भी हम इसीलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन कंसीडर करते थे। ये आपका एक किस्म का थोड़ा सा फ्लैशबैक हो गया। अब आ जाए ऑप्शन बी के ऊपर। ये जो ऑप्शन बी है, इस केस में हमने कहा है कि वर्क इज बीइंग डन एट अ कांस्टेंट एट जीरो रेट। ठीक है ना? वर्क ओवर टाइम जो है वो जीरो के बराबर है। तो इसको हम कह सकते हैं कि वर्क इज बीइंग डन एट अ कांस्टेंट रेट। वर्क रेट एट विच द वर्क इज बीइंग डन जीरो है और मुसलसल जीरो ही रह रहा है, ना जीरो से ऊपर जा रहा है ना ही जीरो से थोड़ा सा मजीद कुछ चेंज हो रहा है। नेगेटिव में तो जा ही नहीं सकता, जीरो से ऊपर कभी नहीं जा रहा, चेंज नहीं हो रहा, मुसलसल जीरो ही रह रहा है। तो रेट एट विच द वर्क इज बीइंग डन हियर इज कांस्टेंट। ठीक है ना? जस्ट लाइक इन ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो अगर हम ये वाला स्पेशल केस यहां पर अप्लाई करें, स्पेशल कॉन्सेप्ट, और इस रेट एट विच द वर्क इज बीइंग डन को भी जीरो भी कंसीडर करें और कांस्टेंट भी कंसीडर करें, तो अगेन हमने कहा है कि जब रेट ऑफ वर्क कांस्टेंट होता है तो इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर बराबर होती है। तो फिर इस केस में भी आप बी ऑप्शन के केस में भी कह सकते हैं कि हाँ, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर इस केस में भी बराबर होंगी और वो दोनों जीरो ही होंगी। ऑब्वियसली एवरेज पावर भी जीरो होगी, इंस्टेंटेनियस पावर भी जीरो होगी, क्योंकि वर्क तो हो ही नहीं रहा। तो देन यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट ऑप्शन बी। लेकिन नॉर्मली इस किस्म के केसेस को, ये स्पेशल केस है, नॉर्मली हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक फ्लैशबैक दे दिया है ताकि आपको अंदाजा हो कि ऑप्शन बी भी कंसीडर किया जा सकता था। लेकिन इस केस में बेटर ऑप्शन इज स्टिल ऑप्शन डी, क्योंकि वो क्लियर है, इतना एम्बिगुअस नहीं है। अदरवाइज ऑप्शन बी भी करेक्ट होता। अगर यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होता और मुझे कहा जाता कि ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो, तो मैं ऑल ऑफ दीज सेलेक्ट कर सकता था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर वर्क। अगेन आपने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को यहां पर देखना है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज्यादा है वही ग्रेटर वर्क होगी। तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू ये 30,000 है। ठीक है ना? तो 30,000 जाउल का वर्क सबसे ज्यादा है। नेगेटिव साइन को आपने नहीं देखना, क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिलेटिव टू डिस्प्लेसमेंट बताता है, वो हमें ये नहीं बताता कि वर्क ज्यादा है कि कम है। सो बी ऑप्शन विल बी द ग्रेटेस्ट वर्क इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 28 है वर्क हैज द सेम डायमेंशंस एज। वर्क की डायमेंशन यूनिट होता है जाउल विच इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट भी न्यूटन मीटर है, तो इन दोनों की डायमेंशन सेम होंगी। 29 है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। अब यहां पर देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखा हुआ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है ना? तो इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज -G(m)m डिवाइडेड बाय r। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इसका फार्मूला है। इसको डिवाइड कर देंगे मास के ऊपर तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा। यहां पर इस m से मैं ये वाला m कैंसिल कर सकता हूं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू -G(m)/r which is D option. Question number 30 है a body of mass m and speed v strikes a wall of infinite mass and bounces back. एक बॉल थी, यहां पर सामने एक वॉल थी, ऑब्जेक्ट का मास m है, वेलोसिटी v है, तो उसका मोमेंटम mv होगा। स्ट्राइक करने के बाद वो वापस आई एंड नाउ इट्स मोमेंटम इज -mv, राइट? तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और वो हो गया -2mv। ये चेंज इन मोमेंटम हो गया जैसा कि उसने हमें कहा है। वापस भी वो उसी सेम वेलोसिटी के साथ ही आई है। तो आप बताएं इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है। अब जब वो गई थी तब भी उसका वेलोसिटी v ही थी, वापसी पर भी उसकी वेलोसिटी सेम जो है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम v ही है। ऑल्दो की डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी अब उसकी -v है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में हमें सिर्फ स्पीड चाहिए होती है। तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी will be zero in this case.
वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो है, कोई काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली नहीं आई, तो वर्क भी इस केस में जीरो होगा। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 31 है, बॉडी हैज द सेम मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। तो जनाब काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय पी वी ओवर 2, ये रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। सो इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम, तो आप यहां पर काइनेटिक एनर्जी की जगह P पुट कर दें, बाकी इक्वेशन वैसे की वैसी। P से आप P कैंसिल कर दें, V विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। B विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 32 है, अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स F मेकिंग एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस। ये फोर्स है F, ये है x एक्सिस, और यहां पर एंगल बन रहा है थीटा का, ये है y एक्सिस। द बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ दैट फोर्स डिस्प्लेसेस थ्रू D, where D makes an angle of 90 डिग्री with the horizontal। डिस्प्लेसमेंट जो है वो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये है डिस्प्लेसमेंट। F का वेक्टर भी है, D का वेक्टर भी है, सारा कुछ हमें अब मिल गया है। अब बताएं कि वर्क डन क्या होगा। तो आप सबको पता होना चाहिए कि वर्क डन के केस में जो हम FD cos थीटा लेते हैं, W इज इक्वल टू FD cos थीटा, ये थीटा होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस केस में मैं उसको फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो वर्क डन इन दिस केस विल बी इक्वल टू FD cos फाई, W विल बी इक्वल टू FD cos। अब देखें फाई की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में से ये थीटा माइनस कर देंगे तो फाई आ जाएगा, राइट। तो 90 में से अगर मैं थीटा माइनस कर दूं तो बाकी फाई आ जाएगा, यही वाला एंगल। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू FD cos 90 माइनस फाई। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत जानते हैं, अगर ई कैट से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 90 cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना। इसी तरह साइन 90 माइनस थीटा हो तो फिर वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, फिर वो cos थीटा जवाब आता है। यहां पर cos 90 माइनस थीटा है तो हम इसकी जगह साइन थीटा लिख सकते हैं। तो वर्क डन इन दिस केस विल बी इक्वल टू FD साइन थीटा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इस केस में उन्होंने अल्फा से रिप्रेजेंट किया हुआ, तो उसी अल्फा को हमने यहां पर थीटा कह दिया है, सेम बात हो गई है। 33 है, अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन डिस्प्लेसेस थ्रू दिस बॉडी इज फाउंड टू हैव अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 25 जूल्स। अब देखें वर्क डन इज इक्वल टू FD, वर्क विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 50 जूल्स। 50 जाउल का वर्क हुआ है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 50 जाउल ही इंक्रीज होनी चाहिए अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक। लेकिन अगर वर्क 50 जाउल हुआ है लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी आप देखें सिर्फ 25 जाउल इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब है कि बाकी 25 जाउल किधर गया है, फ्रिक्शन में यूज हो गया है। तो एक तो ये हो सकता है, लेकिन चूंकि उसने हमें कह दिया कि अज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन, तो इसका मतलब यह है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल नहीं थे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस में कोई ना कोई एंगल था, इसी वजह से जो है वर्क डन थोड़ा सा कम हो गया है। सिंपल प्रोडक्ट ऑफ F एंड D हम यूज नहीं कर सकते, यहां पर बीच में cos थीटा का कोई ना कोई फैक्टर इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से सिंपल प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से जो जवाब आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू द एक्चुअल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, वर्क डन की जगह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहां पर पुट कर देंगे। दोबारा से मैं इस इक्वेशन को रीराइट करता हूं लाइक दिस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू FD cos थीटा। FD cos थीटा वर्क है, राइट। इस तरह से हमने ये इक्वेशन डिराइव की है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं लिख देता हूं 25 जूल्स, फोर्स की जगह 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की जगह 10 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। हमने अब ये थीटा कैलकुलेट करना है। सो 25 यहां से 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की जगह मैं 50 लिख सकता हूं। 25 डिवाइडेड बाय 50 इट विल बी इक्वल टू cos थीटा, और आई कैन से cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/2। थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। इसका मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 60 डिग्रीज का एंगल था, ठीक है ना। तो 60 डिग्रीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 34 है, a moving body continuously being acted upon by a force has been found to have no change in its kinetic energy। एक बॉडी है, मूविंग बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स भी एक्ट कर रही है लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उसका जीरो है। मूविंग बॉडी का मास सपोज m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो उसका मोमेंटम mv सपोज मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो आप बताएं व्हाट कुड बी द रीजन। तो एक तो ये वजह हो सकती है कि F और D आपस में परपेंडिकुलर है,
तभी एफ और डी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो सपोज ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है और फोर्स उसके ऊपर की तरफ लग रही है, तो ये फोर्स उसके ऊपर कोई वर्क कर ही नहीं रही, दैट इज वाई उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही। एक तो ये वजह हो सकती है, या फिर फ्रिक्शन ही इतनी ज़्यादा है कि फोर्स जितना भी हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं वो सारा का सारा फ्रिक्शन को ओवरकम करने में यूज हो रहा है, तो दैट इज वाई ये भी वजह हो सकती है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही। तो ऑप्शन ए जो है द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी पॉसिबल है। ऑप्शन बी क्या है कि फोर्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन बट इज बैलेंस्ड बाय एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स सच एज फ्रिक्शन। या तो ये वाली वजह हो सकती है जो कि इस डायग्राम में अभी बनी हुई है, या फिर ये वजह हो सकती है कि फोर्स हम इस तरफ ही लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ ही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल है, लेकिन एक ऑपोजिट फोर्स, सपोज मैं इसको एफ एफ फ्रिक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो इक्वल है इस हमारी अप्लाई की हुई फोर्स के, वो अपोज कर रही है, तो दोनों आपस में हो जाती है कैंसिल। जितना भी वर्क हम कर रहे हैं सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में नहीं जा रहा, सारा का सारा फ्रिक्शन को ओवरकम करने में यूज हो रहा है। सो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। सी ऑप्शन है फोर्स इज एट सम एंगल बिटवीन 0 एंड 90। ऑब्जेक्ट यहां पर है, फोर्स यानी कि एंगल बिटवीन 0 एंड 90, ये एंगल 0 है, 90 का एंगल होगा यहां पर, तो फोर्स वो कहता है इसके बीच में कहीं पर है। तो फोर्स अगर 90 और 0 डिग्री के बीच में कहीं पर है तो हमेशा वर्क तो कुछ ना कुछ होगा, जीरो वर्क नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अगर वर्क जीरो नहीं हो सकता इस सिनारियो में, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं हो सकती इस केस में। सो ये सी ऑप्शन तो गलत है। बाकी बचे ए और बी ऑप्शन, सो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, वी विल गो फॉर ऑप्शन डी। 35 है अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग 1 मीटर अबव द ग्राउंड एंड एट द लोएस्ट पॉइंट एंड 6 मीटर अबव द ग्राउंड एट द हाईएस्ट पॉइंट। एक बच्चा है जो कि झूला झूल रहा है, अगर हम रेफरेंस के तौर पर यहाँ पर ग्राउंड ड्रॉ कर दें, दिस इज ग्राउंड, जो कि जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चा जब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर है तो उसका जो हाइट अबव द ग्राउंड है वो है 6 मीटर। इस तरह से वो स्विंग कर रहा है एंड दूसरी तरफ से हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर अगेन ऑब्वियसली 6 मीटर का ही फासला है। लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जब वो पहुंचता है एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर उसकी जो हाइट है वो 1 मीटर है। तो अब आप देखें कि दोनों लेवल्स के दरमियान डिफरेंस कितना होगा। ये जो डिफरेंस है डेल्टा एच, दिस इज 6 - 1 कितना आएगा 5 मीटर्स। तो हाइट का चेंज 5 मीटर्स है, ठीक है। ये बात हमने अब यहां पर जो है इन्फर कर ली। सवाल यह है कि द स्पीड ऑफ द चाइल्ड एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्विंग इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट। तो इस केस में हम वही फार्मूला लगाएंगे जो हम एक फॉलिंग बॉल के लिए या फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, और वो होता है v = 2gh स्क्वायर रूट। यहाँ पर h की जगह हम ये डेल्टा h पुट करेंगे। सो कुछ नहीं करना, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, 2 × 10 × 5, इसका सारे का स्क्वायर रूट ले लें, विच विल बी इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट, एंड वी गेट v = 10 meters per second, right? So velocity of the child when it is at the lowest point will be 10 meters per second. 36 है the gravity does no work when the body moves horizontally, vertically upward, vertically downward, या at an angle of 45 degrees with the horizontal. When an object moves horizontally, the gravity does no work. Obviously, object जब horizontally move करेगा तो gravity और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा एंड देयर विल बी नो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। 37 है इफ द मास एंड द स्पीड ऑफ द बॉडी आर हाल्व्ड देन काइनेटिक एनर्जी वुड चेंज बाय हाउ मेनी टर्म्स। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अगर आप m की जगह m/2 लिख दें और v की जगह v/2 लिख दें तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा। ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैं ke' से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड ke' विल बी 1/2 mv² मल्टीप्लाइड बाय, ये मास का 1/2 मैं सेपरेट कर रहा हूं, ये वेलोसिटी ओवर 2 इसका 1/4 भी मैं सेपरेट कर रहा हूं स्क्वायर लेके ना, एंड वी गेट काइनेटिक एनर्जी डैश इज इक्वल टू 1/2 mv² मल्टीप्लाइड बाय 1/8। तो 1/8 टाइम्स ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अगर मास भी और वेलोसिटी भी हाफ कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी 8 गुना कम हो जाएगी। 38 है एक कांस्टेंट फोर्स F है विच इज एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर
and changes the kinetic energy of a body from 30 joules to 45 joules. The magnitude of the force will be what? ठीक है ना, कांस्टेंट फोर्स F आपको दे दी गई है, आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 30 से 45, तो कितना चेंज है, 45 माइनस 30 कर लें तो कितना आता है, 15 जूल्स का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज द सेम एज वर्क डन, या इट इज द सेम एज एफ डी कॉस थीटा। इस केस में हमें थीटा नहीं दिया गया, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, सो एफ डी ही आप यहाँ पर पुट कर दें। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है 15 जूल्स, फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेसमेंट हमें 10 दे दी गई है, तो F विल बी इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 10 विच विल बी इक्वल टू 1.5 न्यूटन्स। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 39 है वर्क डन ऑन अ बॉडी इज 49 जूल्स इन रेजिंग इट थ्रू दिस, मास बताएं। तो यहाँ पर अगेन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh विच विल बी इक्वल टू वर्क डन। ऑब्वियसली वर्क डन हमें दे दिया गया है 49 जूल्स, m की जगह हमने m मालूम करना है, g और h हमें पता है, g की जगह आप 10 पुट कर दें, h की जगह हाइट की जगह 2.5 पुट कर दें, तो m विल बी इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाएगा, यहाँ पर 25 लिख दें। अगर यहाँ पर ऊपर 49 की जगह 50 होता तो इसका जवाब अप्रॉक्सीमेटली 2 आना था, तो यहाँ पर भी हम अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 2 ही लिख देते हैं, थोड़ा सा फर्क होगा, 1.9 इस तरह का कुछ जवाब आएगा। सो अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोग्राम का उस ऑब्जेक्ट का मास होगा। 40 है अ मैन पुशेज अ लॉन मोवर विद 75 न्यूटन फोर्स डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज फ्रॉम द वर्टिकल। 75 न्यूटन की फोर्स है विच इज डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द वर्टिकल। तो आप बताएं वर्क डन बाय द मैन एज ही कट्स अ स्ट्रिप ऑफ ग्रास 20 मीटर लॉन्ग। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जो हमें वैल्यू दे दी गई है वो है 20 मीटर्स। अगर आपको याद हो ऊपर हमने इसी किस्म का ही एक सिनारियो किया है, और उस केस में हमने देखा था कि अगर आपको एंगल ये वाला दे दिया गया हो वर्टिकल वाला, तो उस केस में आप फिर एफ डी कॉस थीटा की बजाय एफ डी साइन थीटा लगा देते हैं। तो आप क्या करेंगे, वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डी साइन 30 इन दिस केस, राइट। अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वाला ये वाला एंगल ना दिया गया हो, दूसरा वाला दिया गया हो, तो आप एफ डी साइन थीटा लगाएंगे कॉस थीटा की बजाय। या आप ये कर लेंगे 90 में से 30 माइनस करके ये एंगल ऑब्वियसली 60 डिग्रीज का ही आएगा, फिर आप यहाँ पर एफ डी कॉस 60 पुट कर दें, या कॉस 60 पुट करेंगे या साइन 30 पुट करेंगे, दोनों तरीकों से सेम ही जवाब आता है। मैं इस वक्त साइन 30 वाले तरीके से कर रहा हूं। फोर्स है 75 न्यूटन्स, डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर्स, साइन 30 होता है 1/2। तो 750 जूल्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 41 है मास दे दिया गया है ऑब्जेक्ट का, उसकी स्पीड दे दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो इट इज अबाउट 10 मीटर्स पर सेकेंड, और यहाँ पर आपको टाइम दे दिया गया है कि इतने टाइम में उसको रेस्ट पर ले आया गया है, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकंड है, फाइनल 0 है, इनिशियल 10 है, तो चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है विद इन अ टाइम ऑफ 50 सेकंड्स। तो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है। हम सबको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप पहले इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट कर लें। इनिशियल मोमेंटम होगा mvi 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 10,000 न्यूटन सेकेंड। फाइनल मोमेंटम ऑब्वियसली 0 न्यूटन सेकेंड है, चेंज इन मोमेंटम होगा माइनस 10,000 न्यूटन सेकेंड। ठीक हो गया। आपने अब यहां पर वैल्यूज पुट कर देनी है सिंपली। एफ विल बी इक्वल टू डेल्टा पी है माइनस 10,000 न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम है आपको 50 का दिया गया है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 10 0 0, तो नेगेटिव 200 न्यूटन की फोर्स। नेगेटिव स्टैंड्स फॉर रिटार्डिंग फोर्स, तो वहां पर वर्ड रिटार्डिंग फोर्स का यूज कर दिया गया है, तो आपको ऑप्शन में नेगेटिव का साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली यू कैन गो फॉर द ऑप्शन दैट सेज 200 न्यूटन, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 42 है टू बॉडीज हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी बट वन ऑफ देम हैज अ ग्रेटर मास देन द अदर। They are stopped by applying same retarding force. Which body will stop earlier? अब यहाँ पर जब earlier की बात होती है तो इसका मतलब है कि टाइम किस ऑब्जेक्ट का कम होगा। यहाँ पर आपको दो सिनारियोज पता होने चाहिए। एक इक्वेशन है विच इज
F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास आता है डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय फोर्स। ये F है रिटार्डिंग फोर्स। तो इसका मतलब है कि टाइम नीडेड टू स्टॉप, अगर ये रिटार्डिंग फोर्स यहाँ पर है ना कि सेम रिटार्डिंग फोर्स है, तो रिटार्डिंग फोर्स अगर हम कांस्टेंट रखें तो वी नो दैट द टाइम नीडेड टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है ना, मतलब वो इनिशियली किस मोमेंटम से आ रही है ये इस बात का फैसला करेगा कि उसको रोकने में कितना टाइम लगेगा। एक तो ये बात हो गई। अब एक और इक्वेशन है हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वाली, जिसके मुताबिक एफ डी इज इक्वल टू 1/2m इंटू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, या इसको हम लिखते हैं 1/2m चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर। इस केस में अगर हम ये अज्यूम करें रिटार्डिंग फोर्स कांस्टेंट है, मास जो है वो ज्यादा है, सेम काइनेटिक एनर्जी है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाली, इस जगह पर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं ना, डेल्टा के सिंपल में लिख देता हूं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट जो कि बराबर है डिस्टेंस डेल्टा के ई डिवाइडेड बाय एफ, अगर ये और ये दोनों फैक्टर्स कांस्टेंट हो जाएं तो डिस्टेंस भी कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों को सेम फोर्स से रोका जाता है, तो दोनों को रोकने के लिए जितना फासला चाहिए वो सेम होगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से हम उस पर फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और वो इधर जाकर रुकती है। एक और ऑब्जेक्ट है, उस पर भी वो थोड़ी सी मैसिव है लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसकी सेम ही है, उसके ऊपर भी उतनी ही फोर्स लगाएं तो वो भी उतने ही डिस्टेंस के बाद जाकर स्टॉप हो जाएगी। ठीक है ना, ये बात है डिस्टेंस नीडेड टू स्टॉप द बॉडी। ये दो मुख्तलिफ सिनारियोज होते हैं, इन दोनों के ऊपर आपको एमसीक्यू बना के दिया जा सकता है। आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम तय करेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 42 में ये वाला फार्मूला यूज करें तो इस फार्मूले के मुताबिक रिटार्डिंग फोर्स भी सेम है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही है। तो इस केस में बंदा क्या है, स्टूडेंट्स क्या लगाते हैं कि वो कहते हैं कि बोथ विल स्टॉप साइमल्टेनियसली, क्योंकि दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, दोनों के ऊपर सेम रिटार्डिंग फोर्स लगाई है, तो दोनों इकट्ठे रुकेंगी। लेकिन ये है डिस्टेंस की बात कि दोनों रुकने से पहले कितना डिस्टेंस तय करती हैं, वो ऑब्वियसली ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम ही तय करेंगी। लेकिन आप देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जरा गौर से पढ़ें, विच वन ऑफ द टू बॉडीज विल स्टॉप अर्लियर। व्हेन द वर्ड अर्ली इज यूज्ड, इसका मतलब है कि दे वांट टू नो द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड बिफोर दोज बॉडीज विल कम टू रेस्ट। तो जब टाइम की बात आ जाए तो उस केस में आपने ये वाला फार्मूला नहीं लगाना, फिर आपने ये वाला फार्मूला लगाना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला। और इस केस में आप देखें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर रिटार्डिंग फोर्स दोनों की सेम है, इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इस केस में मोमेंटम है। तो अगर रिटार्डिंग फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट्स की सेम है, स्टिल द टाइम नीडेड टू स्टॉप द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अगर इनिशियली वो ऑब्जेक्ट ज्यादा मोमेंटम से आ रही है तो उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने में ज्यादा टाइम लगेगा, चाहे दोनों ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी सेम ही हो। ठीक है, अब हमें यहां पर फैसला यह करना है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कौन सी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम जो है वो ज्यादा होगा। तो हम उस ऑब्जेक्ट का लगा देंगे कि वो ऑब्जेक्ट देर से रुकेगी, और जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कम होगा उस ऑब्जेक्ट का हम लगा देंगे कि वो ऑब्जेक्ट अर्लियर स्टॉप होगी। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है विच बॉडी विल स्टॉप अर्लियर, तो हम वो ऑब्जेक्ट, वी नीड टू फाइंड दैट ऑब्जेक्ट जिसका मोमेंटम कम हो। जिसका मोमेंटम कम होगा तो ऑब्वियसली उसका जो है टाइम नीडेड टू स्टॉप इट दैट विल आल्सो बी लेसर। तो हमने अब लो मोमेंटम वाला ऑब्जेक्ट इन दोनों में से देखना है। तो आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को रख लें कांस्टेंट, जैसा कि यहां पर इस केस में है, तो वी सी दैट पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है ना, तो मतलब है मोमेंटम का स्क्वायर जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल सी बात है, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा होगा, चाहे दोनों ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी सेम ही हो। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट हैवी है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा,
और उस ऑब्जेक्ट को टाइम ज़्यादा लगेगा, वो अर्ली स्टॉप नहीं करेगी, लेट स्टॉप करेगी। और जो ऑब्जेक्ट इस केस में लाइटर है, उस ऑब्जेक्ट का ये डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम जो है वो, चूंकि वो लाइटर ऑब्जेक्ट है तो उसका मोमेंटम कम होगा, चेंज इन मोमेंटम भी उसका कम ही होगा, एंड इट विल रिक्वायर लेसर टाइम टू स्टॉप एंड इट विल स्टॉप अर्लियर। तो लाइटर ऑब्जेक्ट जो है दैट विल स्टॉप अर्लियर इन दिस केस। ठीक है ना। तो ये आपने दो चीजें याद रखनी है। एक बात है कि पहले जल्दी कौन स्टॉप करता है और देर से कौन स्टॉप करता है, टाइम की बात। दूसरी, रुकने से पहले कौन ज्यादा डिस्टेंस तय करता है, कौन कम डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात। डिस्टेंस वाले केसेस में आपने इस फॉर्मूले को फॉलो करना है, टाइम वाले केसेस में आपने इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। ये जो केस था ये टाइम वाला था, डिस्टेंस वाला नहीं था। ठीक है ना। तो जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा वो देर से बॉडी रुकेगी, चाहे उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम ही हो और चाहे आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेम रिटार्डिंग फोर्स से स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 43 है, द इंजन ऑफ अ कार एक्सर्ट्स अ फोर्स दिस एंड मूव्स इट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ दिस। द पावर डेवलप्ड बाय द इंजन आप कैलकुलेट करें। तो सिंपल फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। दोनों का सिंपली आपने प्रोडक्ट लेना है। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10 आता है 20,000, 20 किलोवाट्स आपके पास जवाब आ जाएगा। 44 है, 1 वाट आर इक्वल्स वाट। पावर इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो पावर है 1 वाट मल्टीप्लाइड बाय टाइम है 1 आवर यानी 60 मिनट्स, यानी 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड्स। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 3600 आ जाता है। तो ये 3600 जूल्स आएगा। 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 3 जूल्स। 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 3 जूल्स। 45 है, वर्क इज देन सेड टू बी नेगेटिव इफ वर्क, ये 0 डिग्रीज है, ये 90 डिग्रीज है और ये 270 डिग्रीज और 90 डिग्रीज है। बेसिकली वर्क तब नेगेटिव होगा जब जो फोर्स है वो 90 से ऊपर होगी और 270 से कम होगी। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है। अगर हम अज्यूम कर लें डिस्प्लेसमेंट को रेफरेंस रखने की, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, ठीक है, और फोर्स की हम वेरिएबल डायरेक्शंस कैलकुलेट करें। फोर्स अगर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अगर फोर्स इस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, यानी 90 और 180 के बीच में है तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। अगर फोर्स इस थर्ड क्वाड्रेंट में है यानी 180 और 270 डिग्रीज के बीच में है, वर्क डन विल स्टिल बी नेगेटिव। अगर फोर्स इस चौथे क्वाड्रेंट में है यानी कि 270 और 360 डिग्रीज के बीच में, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो आप देखें कि इस पहले दो क्वाड्रेंट के अंदर वर्क जो है वो पॉजिटिव आ रहा है और इन दो क्वाड्रेंट्स के अंदर वर्क डन जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो 90 डिग्रीज और 270 डिग्रीज के बीच में वर्क इज नेगेटिव, वाइल जो है पहले दो क्वाड्रेंट्स के बीच में 0 से 90 और 270 से 360, इन दोनों केसेस में वर्क डन विल बी पॉजिटिव। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 46 है, अ फोर्स दैट डज 0 वर्क can't change the velocity of the object, it can't change the speed of the object, it can't change the momentum of the object, या all of these। अब ऐसा है, ऐसी फोर्स जो 0 वर्क करे वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कर सकती है या नहीं कर सकती। इसकी एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसमें मास की डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलोंग द टेंजेंट होती है और फोर्स जो होती है वो टूवर्ड्स द सेंटर होती है। इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 डिग्रीज का एंगल होता है एंड वर्क डन बाय दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। लेकिन स्टिल इस सर्कुलरली मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। हर इंस्टेंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही होती है। तो दिस फोर्स, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, although it is doing 0 work, but still it is changing the direction of the velocity of the object. So we can say that the force that does 0 work can still change the velocity of the object. तो velocity उसने चूंकि डायरेक्शन चेंज कर दी तो मतलब velocity ही चेंज कर दी, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो a force that does 0 work can't change the velocity of the object, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। पहली स्टेटमेंट तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो अगर पहली स्टेटमेंट इसका ऑप्शन नहीं हो सकता तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। बाकी हमारे पास बी और सी ऑप्शन इसके रह गए। ऑप्शन बी है, अ फोर्स दैट डज 0 वर्क कांट चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम सब जानते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर है वर्क डन।
सो अगर वर्क जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा ऑब्वियसली, यानी कि 1/2 mv² भी जीरो होगा। या तो m जीरो हो सकता है या v² जीरो हो सकता है। मास का जीरो होना पॉसिबल नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि वेलोसिटी का चेंज जो है वो उसका जीरो होगा। m डेल्टा v² लिखना चाहिए यहाँ पर वैसे, ठीक है ना। तो एक ऐसी फोर्स जो जीरो वर्क कर रही है, इसका मतलब है कि वो चेंज इन स्पीड नहीं ला सकती, स्पीड को चेंज नहीं कर सकती। अब यहाँ पर वेलोसिटी की बात नहीं है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात है। काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं कर सकती, स्पीड भी चेंज नहीं कर सकती। तो ये बी वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। सी वाली स्टेटमेंट, इट कांट चेंज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली मोमेंटम की डायरेक्शन भी हर इंस्टेंट के ऊपर ये सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज कर सकती है। तो मोमेंटम भी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो अ फोर्स दैट इज डूइंग जीरो वर्क कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट कैन नॉट change the kinetic energy of the object, but it can change the velocity of the object, it can change the momentum of the object. So इस केस में हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? We will select B option as the correct option. 47 है kinetic energy of a body of mass this and momentum this is. तो kinetic energy का भी हमने फार्मूला जो है वो निकाला है, p²/2m, हमें पता है ये वेल नोन फार्मूला है। p की जगह मोमेंटम पुट कर दें 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास 4 डिवाइडेड बाय 4 विच विल बी इक्वल टू 1 जूल। 48 है अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, यहां पर है ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट है h। ऑन रीचिंग द हाइट h-x, अब वो ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गई है और यहां पर उसकी जो हाइट है दैट इज h-x। तो अगर ये वाली हाइट h है और ये वाली हाइट h-x है, तो यहां से यहां तक की हाइट क्या होगी? दैट विल बी x ऑब्वियसली। इस h में से x माइनस कर देंगे तो ये h-x आ जाएगा। तो ये हमने तीनों हाइट्स को लेबल कर दिया। अब आप बताएं कि ऑन रीचिंग द हाइट h-x, इस पोजीशन पर जब वो ऑब्जेक्ट पहुंच चुकी है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो वी ऑल नो दैट v इज इक्वल टू 2gh। यहां पर ये जो h हम पुट करते हैं, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, ये होती है हाइट ड्रॉप्ड, कि वो ऑब्जेक्ट कितना हाइट गिरी है, ठीक है ना। एंड दिस ऑब्जेक्ट on moving from here in this position to here at this position, it has dropped through a height x. तो आप यहां पर h की जगह x पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2g(x का स्क्वायर रूट। ये इक्वेशन हमें बताएगी कि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है। सो वी विल गो फॉर 2g(x का स्क्वायर रूट। 49 है कौन सा वर्क का यूनिट नहीं है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क का यूनिट है, जूल वर्क का यूनिट है, मेगावाट डे पावर और टाइम का यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा वर्क का यूनिट देता है, तो ये भी वर्क का यूनिट है। हॉर्स पावर इज अ यूनिट ऑफ पावर ऑब्वियसली, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। दिस इज नॉट अ यूनिट ऑफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 50 है अ 4 kg बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स from the ground with a velocity of 5 meter per second. Assume there is no friction to oppose the motion of the object, then its kinetic energy just before hitting the ground will be. अगर कोई फ्रिक्शन ना हो और ऑब्जेक्ट को हमने यहां से फेंका है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी ke, हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी, वापस आ जाएगी, एंड ऑन हिटिंग द ग्राउंड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी द सेम, ठीक है ना। तो हमने क्या मालूम करना है? हमने उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ही मालूम करनी है, वही उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। सो सिंपली हाफ mv² वाला फार्मूला लगाएं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 विल बी इक्वल टू 50 जूल्स। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।